हमारा ऐसा हालत कब तक रहेगा? पूरे गांव में हमारा ही घर ऐसा है जहाँ पर महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो सुनीता, तुम तो जानती ही हो कि मैं दिन रात मेहनत करके लकड़ियाँ काटता हूँ। एक ना एक दिन हमारा भी वक्त जरूर बदलेगा। आप कब तक जंगल में जाकर ऐसे ही लकड़ियाँ काटते रहोगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी मांगते नहीं रहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों का कम से कम पेट भर कर खाना तो मिल सके। ठीक है सुनीता, मैं लकड़ी काटने के साथ साथ दूसरे काम का भी तलाश करूंगा। कोई है? घर में कोई है? हाँ जी, कौन है बाहर? क्या चाहिए आपको बाबा? बेटा, 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, भूख के मारे चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मेरा बहुत उपकार हो जाएगा बेटा। अब मैं क्या बताऊँ बाबा, कल रात से मैं और मेरी पत्नी कुछ भी नहीं खाया, एक दाना भी नहीं बचा है घर में। मैं लकड़ियाँ काटकर अपने परिवार गुजारा करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से जंगल में अच्छी लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही है। अब की दर्द मैं समझ सकता हूँ। खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, पर कम से कम पीने के लिए पानी तो जरूर दे सकता हूँ। अब बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है चलेगा। तुम मेरे लिए पानी ही लेकर आओ, कम से कम प्यास तो बुझ जाएगी मेरी। ये लीजिए बाबा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बाबा, अब कुछ देर रुक जाइए, मैं थोड़ा बाहर जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ। तब तक आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी रुक नहीं सकता। मेरी नजरों में तुम एक सच्चा और दयालु व्यक्ति लग रहे हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो। अरे बाबा, ये तो आपने बहुत दुविधा में डाल दिया। मैं आपसे कौन सी वर मांगू? जल्दी बोलो बेटा, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। अच्छा तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी इस कुल्हाड़ी को जो भी हाथ में लेगा वो मेरे हुक्म के बिना इसे छोड़ नहीं पाएगा, और अगर वो इसे लेकर चलाना भी शुरू करे तो मेरे बिना मना करने तक वो रुक ना पाए। आप ऐसा वरदान दे सकते हैं क्या? अच्छा, यही होगा। और बताओ, तुम्हें और क्या वर चाहिए? और क्या मांगू? अच्छा ठीक है। तो फिर इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरे हुक्म के बिना यहाँ से उठ ना पाए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी होगी। और क्या चाहिए? जरा सोच समझ कर मांगो बेटा। और क्या मांगू बाबा? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो ऐसा करो कि इस थैली के भीतर में कोई भी मोहर रखूं तो उसे मेरे अलावा कोई और निकल ना पाए। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। छी, यह आपने क्या किया? हाथों में आए खुशी को आपने लात मारकर ठुकरा दिया। खुद के लिए तो एक बार भी नहीं सोचा, कम से कम मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था। लकड़ी काटने के अलावा तो आपको कोई दूसरा काम भी नहीं आता। इतना दिन से बोल रही हूँ कि कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए, वो भी आपसे नहीं होता। पता नहीं कब आपको अकल आएगी।
ओफो, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसी वैसी गलती? वरदान मांगने का मौका क्या कोई ऐसे गवाता है? अगर अच्छे अच्छे वर मांगते तो हमें खाने पीने का कोई कमी नहीं होती। आज तक आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। हे ऊपर वाले, ऐसे इंसान का मैं क्या करूं? क्या बात है बेटा, इतनी उदासी मन में तुम कहाँ जा रहे हो? अपने पत्नी के साथ नाराज होकर तुम जंगल में आ गए हो। कोई परेशानी है क्या तुम्हें बेटा? अजीब बात है, ये बुरा तो कोई जादूगर लगता है। मैं पत्नी से नाराज होकर आया हूँ, इसे कैसे पता? ना ना ना, ज्यादा मत सोचो। ज्यादा सोचोगे तो सब गोलमाल हो जाएगा। अरे ये क्या, इसके पैर में तो बकरियों के जैसे खूर है। समझ गया, ये बुरा और कोई नहीं बल्कि एक शैतान है जो लोगों को गुलाम बनाता है। क्या हुआ? मेरी बात सुनकर तुम कहाँ गुम हो गए? प्रणाम मालिक। अचानक से आपको देखा तो मैं चौंक गया और सब कुछ भूल गया। कोई बात नहीं, और बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? और क्या बताओ मालिक, 2 वक्त का खाना ढूंढना भी मुश्किल हो गया। लगता है इस बेचारे को बहुत जल्दी ही फंसा लूंगा। अच्छा ये बात है, जब तुम इतनी दुखी हो तो मेरे पास ही नौकरी कर लो। मैं तुम्हें बहुत सारे मोहरे दूंगा। किसी को पता हो या ना हो, पर मुझे तो पता है, शैतान के काम में फंसने पर दोबारा बाहर नहीं निकल सकता। पर अभी जो मेरी हालत है उसमें जीने से भी क्या फायदा और मरने से भी क्या। समझ गया। तुम्हें कितनी पकड़ दूंगा वही सोच के परेशान हो रहे हो ना? हाँ, इस बात का चिंता तो मुझे है ही। मैं वही सोच रहा था कि आप मुझे पगार क्या देंगे। अच्छा ये लो 3 थैली मोहरे, अभी इसी से ही अपना काम चलाओ। खाओ पियो और मजे करो। जाओ, मैं 1 साल के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, याद रखना। हाँ जरूर चलूंगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि 1 साल तक मेरी बीवी बच्चे अच्छा से खा पी सके। बेटी बेटी क्या देख रही हो सुनीता? आओ और थैला तो पकड़ो। अरे आओ, मेरी मदद तो करो। अरे इतना थैला भरकर बाजार कहाँ से लाए? मछली, मिठाइयाँ और ना जाने क्या क्या, ये सब आपको कहाँ से मिला? और कहाँ से, मैंने मोहर दी और ये सब खरीद लाया। क्या मोहर? आपने चोरी किए हो क्या? इतने सारे मोहर आपको कहाँ से मिला? अरे मुझे नया काम मिला है, एकदम नया। उसने मुझे पकड़ दी और मैंने ये ले आया। ऐसा कौन सा काम है कि काम किए बिना ही इतना सब दे दिया? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। शैतान के आका के वहाँ काम मिला है। क्या कहा? हाँ, ऐसा काम तो दुश्मनों को भी ना मिले। आखिर में आप ऐसा ही काम ढूंढे। क्या आप पागल हो गए हो? उसका काम करके क्या कोई जिंदा लौटा है? अब जो भी होगा वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी हमारे पास बहुत समय है। जो भी होना है वो 1 साल बाद ही होगा। उसके बाद तुम लोग हंसी खुशी से रहना। क्या मतलब आपका कि हम रहेंगे और आप नहीं रहोगे? मेरा क्या है, थोड़ी घर का हालत में सुधार लूं, फिर देखा जाएगा। क्यों बेटा, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? अरे
ये क्या? ये तो शैतान है। लगता है मुझे ही ले जाने आया है। कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं? अब मैं क्या करूं? आहा, मिल गया। वो महात्मा का दिया हुआ वरदान अब जरूर काम आएगा। क्या हुआ? तुम्हें याद है ना, 1 साल खत्म हो गया। अब चलो मेरे साथ, चलो। हाँ, चलता हूँ। नहीं जाऊंगा तो आप छोड़ेंगे क्या? पर अगर ये काम मैं खत्म कर लेता तो मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता। अब समझ गए ना, आप मेरे मालिक हैं, तो क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? उपकार? कैसा उपकार? जब तक मैं सबसे विदा लेकर आता हूँ तब तक आप ये कुल्हाड़ी लेकर थोड़ा सा ये लकड़ी को काट दीजिए ना। बस इतना सा उपकार कर दीजिए मुझ पर। अच्छा, ये भी कोई काम है? ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं कुछ लकड़ियाँ काट देता हूँ। तुम जाओ और जल्दी से सबसे मिलकर आ जाओ। अरे, अब तो अभी तक कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा। काटते रहिए और लकड़ियाँ काटते रहिए। सब कुछ ठीक है ना? अब कुछ बोल नहीं रहे, बताइए ना, सब कुछ ठीक तो है? अरे भाई, बहुत हो गया। मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या फायदा, बोलो? देखो, इसके बदले मैं तुम्हें और 3 थैली मोहरे देता हूँ और 1 साल की छुट्टी भी देता हूँ। मुझे बस छोड़ दो। अरे, 1 साल की छुट्टी और 3 थैली मोहरे, ये अच्छा है। फिर तो मैं तैयार हूँ। अरे, सुनती हो? इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। फिर से क्या हो गया आपको? देखो, ये देखो, मेरे हाथ में इतने सारे मोहरे। मैंने चालाकी से शैतान से बच गया और 1 साल के लिए छुट्टी और मोहरे भी मिला है मुझे। ये तो अच्छा ही हुआ, पर 1 साल बाद तो वो फिर से आएगा ना। हाँ, तब का तब देख लेंगे। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम आज भी इतना काम कर रहे हो? चलो अभी, बहुत हो गया काम। अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारा 1 साल पूरा हो चुका है। हाँ मालिक, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप शायद थक गए होंगे, अब थोड़ा सा उस कुर्सी पर बैठ जाओ। मैं आपके लिए पानी और मेरी सामान लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और पानी लेकर आओ। मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। चलो मालिक, मैं आ गया। और मालिक, उठने का मन नहीं कर रहा है क्या? चलो, मैं जाने के लिए ही आया हूँ। अरे बेटा, क्यों ऐसा करता है मेरे साथ? मैं इस कुर्सी से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? कैसे उठ पाओगे? जो भी इस कुर्सी पर बैठता है मेरे हुक्म के बिना उठ नहीं सकता। अब आया ना मजा? देखो बेटा, अब के बार मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो चाहिए बताओ मुझे, फिर भी मुझे इस कुर्सी से आजाद कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। बदले में मुझे 2 थैली सिक्का और साथ में 1 साल की छुट्टी दे दो। ठीक है, ये लो सिक्का और साथ में 1 साल की छुट्टी। अच्छा, पिछले बार जब आया था मुझे चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया था। इस बार मैं इसके जाल में आने वाला नहीं हूँ। मैं इस बार एक सोने की मोहर बनकर पड़ा रहूंगा। ही वो मुझे सिक्का समझकर खुद ही अपने घर के अंदर ले जाएगा। फिर वो मेरे चाल से बच नहीं पाएगा। अरे, ये क्या? एक सोने की सिक्का। इसे मेरी थैली में रख देता हूँ।
आप बताओ बचकर कहाँ जाओगे? खुद ही उठाकर मुझे घर में लाए हो, इसकी सजा तो अब मिलेगी तुम्हें। ओ तुम हो, तुम्हें मरने के लिए और कोई भी जगह नहीं मिली तो ये मेरी थैली में आकर बैठ गई। रुको, अभी मजा चखाता हूँ। इस थैली के अंदर जो भी घुसता है वो मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं आ सकता। अरे सुनती हो, जब मालिक ही खुद से इसके अंदर आए हैं तब खूब अच्छी तरीके से इसकी खातिरदारी करते हैं। खातिरदारी करनी है? ऐसा खातिरदारी करूंगी कि 7 जन्म तक भूल नहीं पाएगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आखिरी बार के लिए तुम्हें कहता हूँ, मुझे छोड़ दो। इस बार मैं तुम्हें 7 थैली मोहरे दूंगा और कभी भी इधर नहीं आऊंगा। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। वाह वाह, तब तो बहुत बढ़िया है। अभी तुम अगर कभी भी इधर आए तो तुम्हें फिर से बंदी बना लूंगा, समझ गए ना? ये लो तुम सोने की थैली, और मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। राधिका, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? बिरजू एक गरीब मोची था जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में काम करता था। ठंडी रातों में जब हड्डियां कांप रही होती थी, वह अपनी उंगलियों को सिकोड़े हुए जूतों को ठीक करने में लगा रहता था। राधिका जो उसकी पत्नी थी और उसकी बेटी खुशी दोनों ठंड से सिकुड़ती, लेकिन बिरजू ने कभी भी अपनी तकलीफों का जिक्र नहीं किया। सुबह का समय बिरजू अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है। हाथ में कुछ बने हुए चप्पल और एक पुराना थैला पकड़े वह धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ता है। चप्पल ले लो, चप्पल। बिरजू के हाथ की मजबूत चप्पल, ठंडी सहने वाली टिकाऊ और सस्ती चप्पल। चप्पल ले लो, चप्पल। कितने की है ये चप्पल? सिर्फ 100 रुपए भाई साहब। ये तो बहुत महंगी है। 50 में देना है तो दो, वरना रहने दो। भाई साहब, इसमें 80 रुपए की तो मेरी लागत ही है। सिर्फ 20 रुपए का मुनाफा रख रहा हूँ। अगर इतना भी नहीं होगा तो परिवार को क्या खिलाऊंगा? अच्छा ठीक है, मुझे नहीं लेना। वैसे भी इस ठंड में कौन चप्पल पहनता है, हम लोग जूते पहनते हैं। यहाँ कहते हुए ग्राहक आगे बढ़ जाता है। बिरजू के चेहरे पर थकान और चिंता के भाव साफ दिखते हैं, लेकिन वह फिर भी आवाज लगाता है। चप्पल ले लो, चप्पल। मजबूत और टिकाऊ चप्पल, बिरजू के हाथ की मेहनत। चप्पल ले लो, चप्पल। कुछ लोग आते हैं लेकिन जल्दी ही मुंह फेर कर चले जाते हैं। एक व्यक्ति पास आता है और बिरजू को नजरअंदाज करते हुए कहता है, हमें कोई जरूरत नहीं है और ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में हम लोग जूते पहनते हैं, चप्पल नहीं। लेकिन भाई, ये चप्पल बिल्कुल नए हैं। देखो, ये ठंड से बचाएंगे। क्या ये ठंड में चप्पल पहनने से कोई फायदा होगा? ठंड तो फिर भी उंगलियों में लगेगी, इसीलिए हम सबको चप्पल नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बिरजू अपने हाथ में चप्पल पकड़कर मायूस मन से घर लौटता है। कल फिर से कोशिश करूंगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्या हुआ जी, कुछ लेकर नहीं आए हो? आज भी खाली हाथ ही क्यों लौट आए? आज एक भी चप्पल नहीं बिका क्या? हुआ तो कुछ नहीं, बस कोई नहीं रुका। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि लोग जल्दी जल्दी घर लौट गए। एक भी चप्पल नहीं बिकी। अब क्या करेंगे? घर में राशन भी खत्म हो गई है। कल फिर से कोशिश करूंगा। जब तक तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ना हो तब तक मैं नहीं रुकूंगा। अब और कितने दिनों तक इसी तरह इंतजार करोगे? वह अभी बात कर ही रहे थे, तभी उनकी बेटी वहाँ पर आई। पापा, पापा मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मेरे लिए एक स्वेटर ला दोगे? बेटा, मैं भी तुम्हारे लिए एक स्वेटर खरीदना चाहता हूँ। जल्दी ही तुमको स्वेटर लाकर दूंगा। खुशी समझ चुकी थी कि अभी उसके बाबा के पास पैसे नहीं है। खुशी उदास होकर चुप हो जाती है। ठंड इतनी तेजी से बढ़ी कि उस रात को खुशी को तेज बुखार हो जाता है। राधिका घबराकर बिरजू को आवाज देती है, बिरजू सुनिए जी, कुछ जल्दी करो, खुशी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। बिरजू घबरा जाता है और तुरंत अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है। वह गांव के जमींदार से मदद लेने के लिए नहर के पास जाता है, जहां जमींदार अपने लोगों के साथ खड़ा है। अरे बिरजू, यहाँ क्यों आए हो?
तेरा काम तो सिर्फ झूठे बहाने बनाना है। अब क्या चाहिए? मालिक, मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इस बार मेरी बेटी की जान का सवाल है। बस थोड़ी मदद कर दीजिए। ठीक है, ये ले पैसे, लेकिन सुन, अगर समय पर नहीं लौट आए तो तेरी झोपड़ी भी नीलाम कर दूंगा, समझा? धन्यवाद मालिक, मैं वादा करता हूँ समय पर चुका दूंगा। बिरजू पैसे लेकर तेजी से वेद के पास भागता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और उसके मन में सिर्फ खुशी को बचाने की ही फिक्र थी। वैद्य जी जल्दी चलिए, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। वेद तुरंत अपना बैग उठाता है और बिरजू के साथ उसके घर पहुंचता है। खुशी को देखकर वह तुरंत उसका इलाज शुरू करता है। कुछ देर बाद वेद गहरी सांस लेते हुए बिरजू से कहता है, बिरजू, समय पर बुला लिया तुमने हमें। अगर तुम थोड़ा और देर करते तो बात बिगड़ सकती थी। अब चिंता मत करो, खुशी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे गर्म कपड़ों और सही खान पान की सख्त जरूरत है। जी वैद्य जी, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरा फर्ज है बिरजू, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि खुशी को पूरा आराम दो और उसका ध्यान रखो। राधिका उसकी ओर देखती है और उसकी आंखों में राहत के आंसू भर आते हैं। बिरजू, तुमने हमारी बेटी की जान बचा ली। आज हम बहुत डर गए थे। राधिका, मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। खुशी को सुलाकर बिरजू जूतों की मरम्मत करने बैठ गया। झोपड़ी में ठंड अंदर घुस रही थी। इतनी ठंड में काम क्यों कर रहे हो जी? आराम कर लो। ये जूते ठीक करने हैं, नहीं तो और मुश्किल होगी। बिरजू, ये ठंड हर दिन बढ़ती जा रही है। हमें तो जैसे तैसे सहना पड़ता है, लेकिन खुशी अभी छोटी बच्ची है, उसके लिए कुछ करना होगा। मैं समझता हूँ राधिका, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि उसके लिए स्वेटर ला सकूं। अगर आपने पहले एक स्वेटर ले लिया होता तो हमें जमींदार से पैसे उधार नहीं लेने पड़ते और खुशी बीमार भी नहीं पड़ती। अगर अब उसे फिर से कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? बिरजू, इस बार खुशी के लिए स्वेटर लाना बहुत जरूरी है। खुशी की जान बच गई, लेकिन उस कर्ज का बोझ अभी भी मेरे सर पर है। बिरजू, हम कब तक इस गरीबी के जाल में फंसे रहेंगे? तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी हमारे हालात क्यों नहीं सुधरते? जल्दी ही सुधरेगी। बिरजू बाहर अलाव की ओर देखता है और उसके चेहरे पर चिंता और दृढ़ता दोनों साफ नजर आती है। वह मन ही मन सोचता है, अब और इंतजार नहीं कर सकता। इस बार चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी बेटी को इस ठंड से बचाऊंगा। ये ठंड मेरी खुशी और राधिका को खत्म कर देगी, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे हैं, ना उम्मीद। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राधिका की भी तबीयत ठंड से बिगड़ जाती है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वह कमजोरी की वजह से ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। खुशी डर के मारे रोने लगती है। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ, तुम ठीक नहीं लग रही हो। तुम्हें तो बहुत चक्कर आ रहे हैं। तुम बहुत कमजोर हो गई हो। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। राधिका की आंखों में एक गहरी चिंता और डर था, लेकिन उसने खुशी से कुछ भी नहीं कहा। वह जानती थी कि अगर उसने अपने हालात के बारे में बिरजू को बताया तो वह अपना घर भी बेचकर उसका इलाज करवाएगा। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति परेशान हो। एक दिन राधिका इतनी कमजोर हो जाती है कि वह गिर जाती है। खुशी घबराती हुई दौड़ते हुए उसकी ओर जाती है। माँ, माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ, माँ तुम कैसे गिर गई? खुशी, मुझे 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 एक बहुत खराब बीमारी हो गई है। मैं कई दिनों से बीमार हूँ बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया ताकि तुम दोनों परेशान न हो जाओ। मैं नहीं चाहती बेटा कि तुम परेशान हो, इसलिए मैंने ये सब कुछ छुपाया। राधिका यह कहकर फिर से बेहोश हो जाती है। बाबा, बाबा, बाबा जल्दी आओ, देखो ना बाबा, माँ को क्या हो गया है। बिरजू भागते हुए आता है। क्या हुआ राधिका, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। बिरजू को अपनी पत्नी की हालत देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिरजू राधिका को देखकर घबरा जाता है। राधिका, ये क्या हो गया? तुम्हारे हाथ पैर इतने ठंडे क्यों पड़ गए हैं?
तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए आग का इंतजाम करता हूँ, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। बिरजू, मेरी फिक्र मत करो, खुशी का ख्याल रखना। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो राधिका? बिरजू, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं इसे और नहीं छिपा सकती हूँ। शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। माफ करना बिरजू, मैं तुम्हारे और खुशी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाऊंगी। फिर राधिका बिरजू के कान में धीरे से कुछ कहती है जिससे खुशी कुछ सुन न पाए। बिरजू उसकी बात सुनते ही बुरी तरह से चौंक जाता है। वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है और तेज कदमों से जमींदार की घर की ओर बढ़ता है। जमींदार अपने आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था। बिरजू वहां पहुंचता है और झुककर विनती करता है। मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसकी जान खतरे में है, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं कड़ी मेहनत करके सब कुछ चुका दूंगा। बिरजू, तो फिर आ गया पैसे मांगने? पहले जो उधार लिया था वो चुकाया क्या? मालिक, मैंने सब कुछ खुशी के इलाज में लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। भगवान के लिए इस बार मेरी मदद कीजिए। एक बार कहा समझ नहीं आता? जब तक पिछला कर्ज नहीं चुकाएगा मैं एक पैसा नहीं दूंगा। अब भाग यहाँ से। बिरजू निराश होकर वापस लौटता है। फिर वह साहूकार के पास जाता है। बिरजू, तेरे जैसे गरीब को पैसे देकर मैं अपना नुकसान क्यों करूं? तू लौटाएगा कैसे? साहूकार जी, मेरी पत्नी की जिंदगी की बात है, भगवान के लिए। जा यहाँ से, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। बिरजू टूटे दिल से घर वापस आता है। राधिका की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती है। आखिरकार वह दम तोड़ देती है। राधिका की मृत्यु के बाद बिरजू फूट फूट कर रोने लगता है। खुशी माँ के पास बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राधिका, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा ना सका, मेरी गरीबी ने हमसे सब छीन लिया। माँ, तुम वापस आ जाओ। माँ, माँ, तुम वापस आ जाओ। माँ। बिरजू राधिका का अंतिम संस्कार करने के लिए गांव में लकड़ी मांगने जाता है। लोग उसकी गरीबी को समझते हुए उसे लकड़ी दे देते हैं, लेकिन जलाने के लिए कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। बिरजू, तू नीच जात का है, तेरी मदद कोई नहीं करेगा, तू खुद ही कर। बिरजू सिर झुकाकर अकेले अपनी पत्नी का शव अपनी पीठ पर लादता है। खुशी उसके साथ चल रही थी और वे दोनों मिलकर राधिका का अंतिम संस्कार करने के लिए जंगल की ओर बढ़ते हैं। अंतिम संस्कार के बाद बिरजू अपनी बेटी को लेकर घर लौटता है। उसकी आंखों में दर्द और थकान साफ झलकती है। घर में प्रवेश करते ही वह फूट फूट कर रोने लगता है। राधिका, तुम मुझे छोड़कर चली गई, मैं अकेला हो गया, अब किसके लिए जीऊं? बिरजू का दिल टूट चुका था। राधिका की मौत के बाद वह गहरे शोक में डूबा था। एक दिन ठंडी हवा और अकेलेपन से परेशान होकर वह जंगल की ओर चला गया। वहाँ शांति और ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में सूनापन था। उसे महसूस हुआ जैसे राधिका अब भी उसके पास हो। उसकी यादें हमेशा उसके साथ थीं। वह आसमान में उड़ते पक्षियों को देखता है। तभी एक पक्षी उसकी नजरों के सामने से उड़ता हुआ नीचे गिरता है। बिरजू जल्दी से उस पक्षी के पास जाता है और उसे उठाता है। वह पक्षी अब भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसका एक पंख टूट चुका था। बिरजू उसे ध्यान से देखता है। ये पंछी जो इतनी मुश्किलों के बावजूद उड़ने की कोशिश कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे इस ठंड और अकेलेपन से बाहर निकलना होगा। मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना होगा। पत्नी को खो दिया, पुत्री को नहीं खो सकता। बिरजू जंगल से वापस गांव की ओर चल रहा था। उसकी आंखों में विचारों की एक लहर थी। वह रास्ते में एक पुराने खंडर के पास पहुंचता है। उसे देखकर उसके मन में सवाल उठता है। ये क्या है? पुराना खंडहर, लेकिन शायद इसमें कुछ हो सकता है। इसे नया रूप दिया जा सकता है। एक ठिकाना, एक सुरक्षित घर, जहां मैं और मेरी बेटी
ठंड से बच सकें। वह खंडहर के पास जाकर दीवारों और छत को ध्यान से देखता है। ये खंडहर जब हमारा ठिकाना बनेगा, मैं इसे सुरक्षित घर में बदल दूंगा। मिट्टी से मजबूत दीवारें बनाऊंगा, लकड़ी से छत ठीक करूंगा और ठंड से बचने के लिए इसे कपास से भर दूंगा। चाहे जितने दिन रात लगे, मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। बिरजू खंडहर को देखकर दृढ़ निश्चय कर चुका था। वह लकड़ी और मिट्टी से घर बनाने का काम शुरू करता है। दिन रात मेहनत करते हुए कई दिनों और रातों की कड़ी मेहनत के बाद वह खंडहर को एक मजबूत और गर्म घर में बदल देता है। आखिरकार मैंने इसे बना लिया। अब ये घर मेरी बेटी खुशी के लिए ठंड से बचने का सुरक्षित ठिकाना होगा। फिर वह अपनी बेटी को लेने जाता है। खुशी जब नए घर को देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती है। बाबा, ये घर तो बहुत अच्छा है। इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। आपने इसे इतने अच्छे से बनाया है। ये सब तुम्हारे लिए ही तो है बेटा। अब हमें ठंड से डरने की जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद अचानक गांव में भारी बर्फबारी होने लगती है। सर्दी का प्रकोप इतना बढ़ जाता है कि गांव वाले अपने घरों में ठंड से ठुठरने लगते हैं। छत पर बर्फ की ढेर लग जाती है। ऐसी ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी। अब क्या करें? हमारे घर हमें बचा नहीं पा रहे हैं। अगर ये ठंड और बढ़ गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। कुछ करना होगा, वरना बचना मुश्किल है। इसी बीच बिरजू, जो उनकी बातें सुन रहा था, आगे बढ़कर कहता है। आप सब मेरे घर चलिए। मैंने ठंड से बचने के लिए एक मजबूत घर बनाया है। वहाँ आपको ठंड नहीं लगेगी। तुम्हारा घर? लेकिन तुम तो एक झोपड़ी में रहते हो। उसमें इतनी ठंड में कोई कैसे बचेगा? नहीं, मैं झोपड़ी में नहीं, गांव के बाहर के खंडहर में रहता हूँ। मैंने उसी खंडहर को अपने हाथों से नया घर बनाया है। खंडहर को? वो तो पहले से ही टूट फूट चुका था। उसमें इतनी ठंड में कोई कैसे बच सकता है? ये सच है कि पहले वो खंडहर था, लेकिन मैंने उसे ऐसा घर बनाया है जो ठंड को अंदर आने ही नहीं देता। मैंने लकड़ी, मिट्टी और कपास का इस्तेमाल करके उसे गर्म और सुरक्षित बना दिया है। आप सब एक बार मेरे साथ चलकर देखिए, वहाँ आप सबको राहत मिलेगी। गांव वाले संकोच करते हैं, लेकिन बिरजू के कहने पर उसके घर जाते हैं। जैसे ही वे घर में प्रवेश करते हैं, उन्हें गर्माहट महसूस होती है। वाह, ये तो सचमुच गर्म है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये खंडहर भी ऐसा घर बन सकता है। बिरजू, तुमने ये कैसे किया? ये घर तो किसी महल से कम नहीं लग रहा। ये तो मेहनत और सोचने का नतीजा है। मैंने ठंड से लड़ने के लिए ये घर बनाया है। अभी आप सबका भी है। तुमने हमारी जान बचा ली बिरजू। तुम सच में एक महान इंसान हो। यही बात धीरे धीरे महल तक चली जाती है। महल के दरबार में एक सैनिक मंत्री से बात करता है। मंत्री जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, महल में इतनी ठंड लगती है, लेकिन हमारे गांव में इतनी बर्फबारी होने के बावजूद एक भी व्यक्ति को ठंड नहीं लगती। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ मंत्री जी, हमारे गांव में एक आदमी है बिरजू। उसने अपने घर को इस तरह से बनाया है कि उसमें ठंडी बिल्कुल नहीं लगती। बर्फबारी के बावजूद हमारे बच्चों को उसके घर में आराम से सोने का मौका मिलता है। बिरजू, ऐसा क्या खास है उस आदमी में? वो सिर्फ एक साधारण आदमी है, लेकिन उसकी मेहनत और समझदारी ने हमारे गांव को ठंड से बचा लिया। अगर आप चाहें तो मैं आपको उसका घर दिखा सकता हूँ। ये बात सचमुच दिलचस्प है। मैं खुद देखना चाहूंगा। चलो, मुझे उसके घर ले चलो। मंत्री सैनिक के साथ गांव की ओर चल पड़ता है। गांव पहुंचकर मंत्री एक ग्रामीण से बिरजू के घर के बारे में पूछता है। क्या तुम जानते हो बिरजू का घर कहाँ है? जी हाँ मंत्री जी, वही खंडहर जिसे आप देख रहे हैं, वो बिरजू का घर है। मंत्री खंडहर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, उसकी आंखें ठहर जाती हैं। टूटे फूटे घर को देखकर वह हैरान हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। ये तो बस एक खंडहर जैसा लगता है, इसमें गर्मी कहाँ से आएगी? मंत्री घर के अंदर जाता है। अंदर का तापमान बिल्कुल आरामदायक था और उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? बाहर से तो ये खंडहर जैसा दिख रहा है,
लेकिन अंदर आकर मुझे तो गर्मी का एहसास हो रहा है। ये तो अद्भुत है। आपने ये कैसे किया? ये सिर्फ मेरी मेहनत और सामग्री का नतीजा है। मैंने लकड़ी, मिट्टी और कपास का इस्तेमाल किया ताकि ठंड को बाहर रखा जा सके। ये घर बस मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। ये सचमुच अद्भुत है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। अगर बाहर से ये खंडहर जैसा दिखता है तो फिर अंदर से ऐसा गर्म कैसे हो सकता है? मंत्री घर से बाहर आता है और गांव के लोगों से इस घर के बारे में और भी पूछता है। ये घर इतना जर्जरित है। बिरजू और उसका परिवार यहाँ कब से रहता है? मंत्री जी, बिरजू की पत्नी ठंड के कारण 1 महीने पहले चल बसी। उसी के बाद से उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। उसके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए उसने इस खंडहर को अपने हाथों से घर में बदल लिया। बिरजू ने खुद मेहनत करके इस खंडहर को ऐसा बनाया है कि अब ये न सिर्फ उसके परिवार बल्कि हमारे लिए भी एक सहारा है। जब बर्फबारी होती है तो हम सब इसी घर में जमा होकर ठंड से बचते हैं। मंत्री जी, ये घर भले ही पुराना है लेकिन बिरजू का दिल बहुत बड़ा है। जब भी किसी को जरूरत होती है वो अपना घर दूसरों के लिए खोल देता है। अब ये जगह पूरे गांव के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मंत्री ग्रामीणों से विदा लेता है और महल की ओर लौटता है। महल में राजा से मिलने के बाद मंत्री राजा को सारी बातें बताता है। महाराज, गांव के गरीब मोची बिरजू ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से ऐसा घर बनाया है जो ठंड में भी गर्म रहता है। ये बर्फबारी और ठंड से बचने का अनोखा उपाय है। क्या एक मोची ने ऐसा कर दिखाया जो हमारे कारीगर नहीं कर सके? उसे तुरंत महल में बुलाया जाए। बिरजू को महल बुलवाया जाता है। वह घबराते हुए राजा के सामने खड़ा होता है। तुम्हारा नाम बिरजू है? जी महाराज। मुझे तुम्हारे घर के बारे में बताया गया। क्या ये सच है कि तुमने खंडहर को ऐसा घर बना दिया है जो ठंड से बचाता है? जी महाराज, ये सच है। मैंने अपनी बेटी और खुद को ठंड से बचाने के लिए ये घर बनाया है। मेरी पत्नी ठंड की वजह से चल बसी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अपनी बेटी और गांव वालों को इस दुख से बचाऊंगा। तुमने सचमुच ऐसा कर दिखाया जो हम सबके लिए मिसाल है। तुम्हारी मेहनत ने न केवल तुम्हारी बेटी को सुरक्षित किया बल्कि पूरे गांव को प्रेरणा दी। अब तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। महाराज, मैं एक साधारण मोची हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से गांव के हर व्यक्ति को ठंड से बचने के उपाय चाहिए। मैं तुम्हें महल में काम पर नियुक्त करता हूँ। तुम्हारा काम होगा कि ऐसा घर बनाओ ताकि कोई भी ठंड से ना मरे। तुम्हारा ये हुनर पूरे राज्य को लाभ पहुंचाएगा। ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है। मैं अपना सब कुछ लगाकर ये काम करूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है। क्या विनती है बिरजू? महाराज, मैं अपनी पत्नी राधिका को ठंड से नहीं बचा पाया। ये दर्द हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मेरी इच्छा है कि मैं अपने काम से हर उस इंसान को ठंड से बचाऊं जो मेरी पत्नी की तरह तकलीफ झेल रहा है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी पत्नी के लिए यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इसके बाद बिरजू महल में काम शुरू करता है। वह अपनी कला और अनुभव का उपयोग करके ठंड से बचाने वाले विशेष घरों का निर्माण करता है। महाराज, बिरजू ने महल और गांव के लिए ऐसे घरों का निर्माण किया है जिसमें ठंड का कोई असर नहीं होता। ये घर अब राज्य के हर कोने में मशहूर हो रहे हैं। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। बिरजू ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। उसे राज्य का मुख्य निर्माण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। धीरे धीरे बिरजू राजा का विश्वास पात्र बन जाता है। उसके बनाए घर पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो जाते हैं और वह राज्य के विकास में बड़ा योगदान देता है। एक दिन राजा बिरजू को बुलाकर कहते हैं, बिरजू, तुमने अपने काम से लोगों का जीवन बदल दिया। तुम न केवल हमारे राज्य के लिए एक काबिल व्यक्ति हो बल्कि एक प्रेरणा भी हो। तुम्हारी इस लगन को हम कभी नहीं भूल सकते। महाराज, ये सब आपकी कृपा और विश्वास का परिणाम है। मैं अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से ये काम करूंगा। जब बिरजू महाराज को धन्यवाद करके अपने घर लौट रहा था, रास्ते में उसे वही जमींदार दिखाई देता है जिससे कि बिरजू ने पहले एक बार कर्ज लिया था। जमींदार ने बिरजू को देखा और तुरंत उसके पास आकर कहा,
बिरजू भाई, मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो गलत था। तुमने मेहनत से जो घर बनाया है वो सचमुच अद्भुत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए भी ऐसा ही घर बनाओ ताकि मेरी भी हालत सुधर सके। जमींदार साहब, ये रहे आपके कर्ज के पैसे जो मैंने पहले आपसे लिए थे। नहीं बिरजू, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुमने जो किया उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए। तुम मेरे लिए एक प्रेरणा हो, मुझे माफ कर दो। और हाँ, वो घर बनाने का वादा मुझे पूरा करो। मैं माफी तो नहीं दे सकता, लेकिन आपकी भलाई के लिए मैं आपके लिए भी घर बना दूंगा। ये सब मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है और मुझे खुशी है कि आप अपने किए पर पछता रहे हो। बिरजू अपने घर आता है। इसके बाद बिरजू ने जमींदार के लिए भी उसी तरह का घर बना दिया। बिरजू का नाम न केवल गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी सम्मानित हुआ। एक गांव में गरीब आदमी दीपक अपनी बेटी रानो के साथ छोटे से घर में रहता था। वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता था। वो कई सालों से अपनी बेटी की शादी के लिए रुपए इकट्ठे कर रहा था। अब उसके पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। दीपक ने दूसरे गांव के लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी। कुछ ही दिनों में दीपक की बेटी की शादी होने वाली थी। दूसरे गांव में हरक नाम का एक जमींदार रहता था जो दूसरों को बहुत परेशान करता था। वो गांव में किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेता था। एक दिन जमींदार अपने घर में बैठा सोच रहा था। दीपक के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर रहा है। इसने मेरे पैसे तो आज तक वापस लौटाए नहीं और ब्याज भी बढ़कर काफी हो गया है। यही सही वक्त है इससे अपने ब्याज समेत पैसे वापस लिए जाएं। शादी वाले दिन उसके घर जाकर बखेड़ा खड़ा कर दूंगा। शादी वाले दिन जमींदार अपने 2 गुंडों के साथ दीपक के घर चल पड़ा। जब जमींदार दीपक के घर पहुंचा तो वहां पर खड़े लोग जमींदार को देखकर घबरा जाते हैं। जमींदार का यहाँ आना ठीक नहीं है। ये मतूत कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देगा। तुम सही कहते हो भाई, ये नामुराद बिना मतलब कहीं नहीं जाता। इसने बहुत सारे लोगों पर जुल्म किया है। बस आज ऊपर वाला दीपक की इज्जत रख ले। जब दीपक ने जमींदार के आने की खबर सुनी तो वो दौड़ा चला आया। दीपक को देखकर जमींदार दीपक से बोला, क्यों दीपक, अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर रहा है और हमें तूने बुलाया भी नहीं और मैं बिना बुलाए ही चला आया। क्यों, मैंने सही किया ना? ये तो आपने बिल्कुल सही किया। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आप इस मौके पर हमारे घर आए। अरे मैं तो खुशी में शामिल होने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने पैसे वापस लेने आया हूँ और वो भी ब्याज समेत। आज तो मैं अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। मैंने अपनी बेटिया के लिए एक पैसा बड़ी कमाई से जोड़ा है और उसकी शादी है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। ऐसी कोई बात मत बोलिए जिससे लड़के वाले नाराज हो जाएं और मेरी बेटी की शादी रुक जाए। ये मेरी इज्जत का सवाल है। जब तू मुझसे पैसे लेने आया था तब तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया। तू अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कर रहा है, क्या जरूरत थी थोड़े पैसों में कर लेता। मैं अपनी बेटी को कभी कोई सुख नहीं दे पाया। बेचारी ने बचपन से ही मुसीबतों का सामना किया। मैं सोचा मैं अगर इसका व्यवहार किसी अच्छे घर में कर दूंगा तो इसे किसी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का देखा है। अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, अब वो अपने ससुराल में खुशी से रह सकेगी। अच्छा, तूने अपनी बेटी का विवाह इतने बड़े घर में किया है? अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर तू सारे पैसे शादी पे खर्च कर देगा तो मेरे पैसे कौन देगा? तो मैं दिन रात मेहनत कर कर आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। ऐसी कोई बात मत कीजिए जिससे मेरी बेटी की विवाह में रुकावट आ जाए। मैं कुछ नहीं जानता दीपक, तेरी बेटी की शादी हो या ना हो, मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए, अभी और इसी वक्त, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। वरना मैं तेरे समझी के सामने तेरी वो इज्जत करूंगा तू जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। तुम्हारे पास
10 मिनट का टाइम है, तुम मेरे पैसे ब्याज समेत वापिस दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे समझी के सामने रुसवा कर दूंगा। यूं ही 10 मिनट गुजर जाते हैं मगर दीपक जमींदार को पैसे नहीं दे पाता। इतने में ही दीपक का समधी और दामाद आ जाते हैं। जमींदार उन दोनों के सामने दीपक को बहुत बुरा भला कहता है और उसके समधी के सामने उसे रुस्वा करता है। जिस आदमी की लड़की के साथ तुम अपने लड़के का विवाह कर रहे हो, ये एक नंबर का धोखेबाज और मक्कार आदमी है। पैसे उधार दिए थे और अभी तक वापस नहीं लौटाए। जमींदार की ये बात सुनकर दीपक का समधी अपने बेटे से कहता है, चल बेटा यहाँ से, मैं दीपक जैसे मक्कार आदमी की बेटी से तेरा विवाह नहीं कर सकता। मैं तो इसे भला आदमी समझता था, ये तो एक नंबर का बदमाश निकला। अच्छा हुआ मुझे विवाह से पहले ही पता चल गया, वरना जीवन भर मुझे पछतावा रहता। अपने समधी को ये बातें सुनकर जाता देख दीपक को ऐसी घबराहट हुई कि वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। जब वहाँ खड़े लोगों ने उसकी जांच की तो वो कहने लगे, अरे दीपक की तो सांस नहीं चल रही, लगता है दीपक इस दुनिया में अब नहीं रहा। दीपक को मरा हुआ देखकर जमींदार वहाँ से भाग जाता है। जब इस बात का पता दीपक की बेटी रानो को चला तो वो दौड़ती चली आई। अपने पिता को जमीन पर गिरा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? मेरा अब इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं। जब मेरे पिताजी यहाँ नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी? उसी भीड़ में खड़ा हुआ साधु बोलता है, बेटा ऐसा नहीं बोला करते, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। जालिम जमींदार की वजह से आज तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। उस नामुराद को ऊपर वाला उसकी सजा जरूर देगा। बाबा, जिस लड़की की बारात वापिस चली जाए, जिसके बाप की पगड़ी पृथ्वी के सामने उछाली जाए, वो लड़की जान न दे तो और क्या करे? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मेरी तो दुनिया ही लुट गई। मैं किसके सहारे जीऊं बाबा? इतना सब हो जाने के बाद अब मुझसे कौन विवाह करेगा? भीड़ में खड़ा बबलू नाम का शख्स ये सब कुछ देख रहा था। तभी वो रानो से कहता है, मैं करूँगा राना तुमसे शादी, मैं तुम्हारा